अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपना लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम नेफ्रॉन के फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। पहली वीडियो में हमने यूरिया की जर्नी देखी कि वो किस तरीके से आपके लीवर से ब्लैडर तक जाता है। उसके बाद मैंने आपको रीनल आर्टरी से रीनल वेन तक का जो फ़्लो है वो समझाया कि किडनी में किस तरह से रीनल आर्टरी से ब्लड इंटर इंटर होता है और रीनल वेन से कैसे आउट होता है, और इस दौरान कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं और वहाँ पे क्या-क्या होता है, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम जो आपके मेन नेफ्रॉन बेसिक आपका जो यूनिट है किडनी का, उसके फंक्शंस के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। उसके स्ट्रक्चर को हमने काफ़ी हद तक उसी वीडियो में इलैबोरेट कर लिया था। तो बेसिकली जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपके इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो 3 होते हैं: फ़िल्ट्रेशन, रीअब्ज़ॉर्प्शन और सक्रीशन। नेफ्रॉन के बेसिक ये 3 फंक्शंस होते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली क्या काम करेगा? ये आपके लिए यूरिन की फॉर्मेशन करेगा, आपके ब्लड को फ़िल्टर करेगा, ठीक है? इसी तरीके से ये वो नेफ्रॉन ही है जहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन वगैरह जो है वो जो ब्लड के साथ होगी वो रिलीज़ होगी, और इसी तरीके से वो रीनल वेन से आउट होगी, जो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो बहुत सारी ये काम करता है, जिसमें हमने पहले भी बात की। फ़िल्ट्रेशन करता है, रीअब्ज़ॉर्प्शन करता है, सेक्रीशन करता है, और लास्ट पे जब बन जाता है तो उसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये किस तरह से होता है, इसको आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस आपका ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल के ऊपर होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले नेफ्रॉन की डायग्राम को देखना होगा। दोस्तों, ये रही हमारी नेफ्रॉन की डायग्राम। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसका जो आउटर पोर्शन है बेसिकली उसमें 2 चीज़ें आती हैं: ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस किस तरीके से बनता है कि जो एफरेंट आर्टरियोल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, आयंस यानी कि उसमें प्रॉपर्ली मौजूद होते हैं, और बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग वाटर। ये सारा कुछ यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से आपका जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे पोर्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में, यहाँ से फ़िल्टर होके नीचे इस स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, जो कि एक बाउल की तरह होता है, जिसको हम बोवेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो जो एफरेंट आर्टरियोल है वो ब्लड को लेकर आती है, और लाने के बाद यहाँ पर एक्सचेंज करवाती है, और ये प्रेशर इतना तेज़ होता है कि इसके अंदर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ नीचे पास करके आ जाती हैं, जिनको हमें नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करना होता है यहाँ से, क्योंकि हम उन्हें यूरिन का हिस्सा नहीं बना सकते, वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर वो इसी तरह यूरिन से आउट होते रहेंगे तो आपको उन चीज़ों की बॉडी में कमी हो जाएगी। खैर, ये चीज़ें देने के बाद जो ब्लड है वो अभी भी ऑक्सीजन नहीं दिया होता उसने, तो वो एज़ ए आर्टेरियोल, इफ़रेंट आर्टेरियोल यहाँ से आउट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं, जिनके अंदर मोस्टली वाटर होता है, इसी तरह ग्लूकोज़ होता है, और कुछ आयंस होते हैं, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये चीज़ें यहाँ अंदर मूव करती हैं स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोवेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो होता है फ़िल्ट्रेशन का। अब ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इन 2 चीज़ों की आपको समझ आ गई कि ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल की। अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं थ्योरेटिकली। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर होती है फ़िल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल में। ब्लड आता है, और हाई प्रेशर जब होता है तो उस प्रेशर की वजह से जो वेस्ट है और यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो भी फ़िल्टर होकर किधर आ जाते हैं? बोवेन्स कैप्सूल के अंदर। जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह, वो ब्लड में ही रहती हैं। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूरिया है, ग्लूकोज़ है, वाटर, साल्ट, वो फ़िल्ट्रेट बन के आपके पास बोवेन्स कैप्सूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक दिन में 180 लीटर पानी जो है वो बोवेन्स कैप्सूल के अंदर आता है, यानी कि इस फ़िल्ट्रेट यानी यहाँ पर क्रॉस करके इस एरिया में आता है, एक दिन में 180 लीटर। लेकिन 180 लीटर यूरिन एक बंदा पास तो नहीं कर सकता डेली का। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसको, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती, उसको बाहर निकाल देते हैं, वापस ब्लड में रीअब्ज़ॉर्ब करवा देते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि फ़िल्ट्रेशन में हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड का प्रेशर होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है,
जो वेस्ट और यूज़फुल सब्सटेंसेस दोनों उसमें से क्रॉस कर जाते हैं, और वो क्रॉस करने के बाद अब जो फ्लूइड बनता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इसमें बड़े मालिक्यूल्स, आरबीसीज़ वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह जो बड़े मालिक्यूल्स हैं वो नहीं क्रॉस कर पाते उस ओपनिंग्स में से, उस पोर्स में से, उन सुराखों में से। लेकिन जो छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, यूरिया, ग्लूकोज़, वाटर, साल्ट वगैरह, वो उसमें से पास कर जाते हैं। दिन में 180 लीटर बनता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और 1 मिनट में 125 एमएल इसकी प्रोडक्शन जो है वो रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है रीअब्ज़ॉर्प्शन का। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि वहाँ से पास कर चुकी होती हैं, लेकिन वो हम यूरिन में नहीं उसको ऐड कर सकते, वो हमें बॉडी में वापस चाहिए, क्योंकि प्रेशर इतना तेज़ होता है वहाँ पे कि उसकी वजह से वो चीज़ें वहाँ पे पास करके फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। तो ये जो रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है ये मोस्टली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर होता है, और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रीअब्ज़ॉर्प्शन के प्रोसेस में मोस्टली जो रीअब्ज़ॉर्प्शन है वो आपका जो पहला पार्ट होता है, इसके बाद पोमेस कैप्सूल के साथ अटैच प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वहाँ पे होता है। तो जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं, ग्लूकोज़ है, अमाइनो एसिड्स है, इवन वाटर है, सोडियम वगैरह, वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं कहाँ पे? वापस जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ हैं वहाँ पे। अब ये किस तरह से रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं, आइए हम इसको थोड़ा-सा जो है वो देख लेते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा देखें तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो एफरेंट आर्टरियोल है वो ब्लड लेके आया, ग्लोमेरुलस बनाया, एफरेंट से आउट हो गया। यहाँ से सर आउट होने के बाद यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ बनती हैं, इनके अराउंड प्रॉपर एक जाल बनता है कैपिलरीज़ का, ठीक है? इनके अराउंड एक प्रॉपर कैपिलरीज़ का जाल होता है जहाँ से एक्सचेंज होता है मटेरियल का। अब क्या होता है कि मैं इसको रफ बना रहा हूँ कि मटेरियल जो है वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पास करके आता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल में। अब प्रॉक्सिमल में और आप इसको इस तरह से बना लें कि ये जो वेज़ल्स हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होता है प्रॉपर चीज़ों का। जो हमें बॉडी में चीज़ें बेसिकली चाहिए होती हैं, उनको वापस यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ जज़ब कर लेती हैं, ठीक है? तो ये कैपिलरीज़ आप समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से आ रही थी, ठीक है? ये भी इस तरह से आ रही थी, ठीक है? तो ये इसके अराउंड है, ये जो पीसीटी है इसके अराउंड ये कैपिलरीज़ मौजूद है। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि यहाँ पे ही ऑक्सीजन वगैरह भी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बॉडी में चाहिए वो आप यूरिन से वापस रीअब्ज़ॉर्ब करवा देते हैं, कहाँ पे? इसके अंदर, पीसीटी में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में, सॉरी टू से। ये पेरिट्यूबुलर को हम पेरिट्यूबुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स के क्या होती हैं? अराउंड होती हैं, पेरी, ठीक है? इस वजह से हम कहते हैं कि ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ हैं। तो ये सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ से वापस रीअब्ज़ॉर्ब होके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में, और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ जो हैं फर्दर आगे रीनल वेन बनाती हैं, और आगे जो रीनल वेन है वो बेसिकली आपको पता है कि आउट होती है वहाँ से डीऑक्सीनेटेड होकर, वो ऑक्सीजन भी यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देता है। और साथ में दोस्तों ये जो फ़िल्ट्रेट यहाँ पे आया है इसका 99% जो पार्ट है, 99% जो पार्ट है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है पीसीटी जो है वहाँ से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ की तरफ, 99%। और मोस्टली आपको पता है ये वाटर होता है। सिर्फ इसका आप क्या कह लें कि 1% हिस्सा जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, यानी पीसीटी से आगे प्रोसेस होता है। सो ग्लूकोज़ है या अमाइनो एसिड्स हैं या वाटर, वाटर तो रीअब्ज़ॉर्ब होगा ही होगा, सोडियम वगैरह ये सारे ऊपर रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं वापस ब्लड के अंदर। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ग्लूकोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिन में से लॉस होती रहेगी, तो आप की बॉडी जो आपके जो एनर्जी के लिए ग्लूकोज़ को इस्तेमाल करती है, तो वो किस तरह से इस्तेमाल कर पाएगी? वो तो उसको लॉस हो जाएगा, ग्लूकोज़ की कमी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चले जाएगा। तो इस वजह से आपने ग्लूकोज़ को लॉस नहीं होने देता। अब जिन बंदों में डायबिटीज़ होती है तो उनमें ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि उसकी कैपेसिटी को एक्सीड करते हैं। मतलब वो रीअब्ज़ॉर्ब करने की जो उसकी कैपेसिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अगर एक बार में 5 मॉलिक्यूल्स को उठा सकता है, तो वो 5 मॉलिक्यूल्स को तो उठा लेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 मॉलिक्यूल आया है, तो वो जब पास कर रहा होगा 1000, तो वो 5 को तो उठा लेगा, बकिया जो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे 900 जो है वो 95, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आगे पास कर जाएँगे, तो वो यूरिन में आ जाएँगे।
तो इसलिए डायबिटीज़ में जब हम इसको पैथोलॉजी को रिलेट करके पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की पैथोलॉजी को पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगी साथ कि यूरिन में जब ग्लूकोज़ आता है डायबिटिक पेशेंट के, वो क्यों आता है। तो ये चीज़ वैसे रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती है जिस्म में से, नॉर्मल कैपेसिटी में जो होती है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती है, जिस्म में वापस चला जाता है ग्लूकोज़। इसी तरीके से आप कह लें कि जो आपका सोडियम है वो भी वापस ब्लड में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ठीक है? तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली पीसीटी के अंदर मोस्टली होता है, 99% जो फ़िल्ट्रेट है वहाँ पे रीअब्ज़ॉर्ब होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं वहाँ पे, जैसे गैस वेंस से आप याद कर लें, जी से ग्लूकोज़, अमाइनो एसिड, साल्ट्स हो गए, या सोडियम एस से आप याद कर लें, डब्ल्यू से जो है वो आप वाटर याद कर लें, आई से आयंस याद कर लें, एन से न्यूट्रिएंट्स और एस से साल्ट। ये सारी चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं। एट द एंड अब आप ये देखते हैं कि ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी रह जाती हैं कि जो आप कह लें कि रिमूव करनी होती हैं। ठीक है? यानी सबसे पहले क्या हुआ कि फ़िल्ट्रेशन हुई, यहाँ पे अगर हम बात करें, फ़िल्ट्रेशन हुई, चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब वो भी आ गया जो नहीं चाहिए था, जो ज़रूरी है जिस्म के लिए, उसको हमने पीसीटी में से बाहर फेंक दिया। लेकिन अभी भी जब यहाँ से चीज़ें पास की तो कुछ ऐसी चीज़ें ब्लड में रह गई कि जो बेसिकली आप कह लें कि जिनका उधर से गुज़रना ज़रूरी है, या कह लें कि उसको ब्लड में वेस्ट करना ज़रूरी है। तो क्या होगा कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर सेक्रीशन का प्रोसेस होगा कि ब्लड से वो सारी चीज़ें जो रह गई होंगी वो मज़ीद वापस ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट का हिस्सा बना दी जाएँगी। जिसमें आपका पोटेशियम है, हाइड्रोजन आयन्स हैं, क्रेटिनिन है, या इवन आप कह लें कि कुछ लोग मेडिसिन्स खाते हैं और मेडिसिन्स खाने के बाद उसको ज़ाहिर है जिस्म से क्लियर करना होता है, तो वो ड्रग्स वगैरह जो है वो अपनी एक्शन परफ़ॉर्म करने के बाद उसको बॉडी से निकालना होता है, तो वो ड्रग्स भी ब्लड से सेक्रीट कर दी जाती हैं यहाँ पे डीसीटी के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जब ये आप कह लें कि कैपिलरी से ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं, तो उससे इसको फिर हम बॉडी में से यूरिन के साथ आउट कर देते हैं। तो ड्रग्स हो गई, क्रेटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी हाइड्रोजन आयन है, इसको भी निकाला जाता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वो पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगी। इसी तरीके से पोटेशियम जो है वो भी एक्स्ट्रा जो होता है वो निकाला जाता है बॉडी में से। तो इससे क्या होता है कि ये आपको पता है कि पीएच को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। पीएच आपकी हाइड्रोजन आयंस के ज़रिए से मेंटेन हो रही होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल आपको पता है कि पोटेशियम है। पोटेशियम को बहुत क्रिटिकली देखा जा रहा होता है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो अगर ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से आपको पता है कि हाइपरकैलेमिया, और दैट इज़ वेरी सीवियर। तो इसलिए इसकी बॉर्डर रेंज भी, रेफरेंस रेंज भी बहुत कम है। इस वजह से इसमें थोड़ी-सी भी चेंज आती है तो हम उसको फ़ौरी तौर पे जो है वो नोटिस करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो पोटेशियम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके हम सिनेरियोज़ जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे, इसके बड़े मज़े के सिनेरियोज़ हैं कि इसको चेक करते हुए क्या-क्या केस स्टडीज़ हो सकते हैं। अगर आप प्लेट सैंपल को एनालाइज़ करते हैं तो उसकी वजह से पोटेशियम पे क्या चेंजेज़ आएँगी, ठीक है? पोटेशियम की बाज़ औक़ात जो है वो स्यूडो हाइपरकैलेमिया हो जाता है, कि जो पेशेंट में तो ज़्यादा नहीं होता पोटेशियम का लेवल, लेकिन रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो वो उसमें क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, वो हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नॉर्मल फिजियोलॉजी के ऊपर ही बात कर रहे थे कि फ़िल्ट्रेशन कैसे हुई, रीअब्ज़ॉर्प्शन कैसे हुई और उसके बाद सेक्रीशन कैसे हुई। तो ये चीज़ें भी वापस सेक्रीट कर दी जाती हैं, और टॉक्सिन्स वगैरह को भी यहीं से रिमूव किया जाता है। इसका ये होता है कि जब सेक्रीशन हो जाती है तो सेक्रीशन के बाद फाइनल आपका ये पीसीटी वगैरह के अंदर फ़िल्ट्रेशन, सॉरी टू से रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, और उसके बाद डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ पे आपकी सेक्रीशन का प्रोसेस जो है वो सरअंजाम होता है, और उसके बाद एक्सक्रीशन होती है। अब ये जो मेन पॉइंट्स है इसके, ये 3 जो फंक्शंस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आएँगे, और जो हमारे इम्पोर्टेंट मार्कर्स हैं रीनल फंक्शन टेस्ट के, उनको हम केस स्टडीज़ के साथ करने की कोशिश करेंगे। यूरिया क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, सिस्टेटिन सी, ठीक है? इसी तरह एनगैल, इसी तरह जो है वो किडनी इंजरी मॉलिक्यूल 1, इस तरह के जो किडनी से रिलेटेड टेस्ट हैं जितने भी, जीएफआर हो गया, ईजीएफआर, इनको फिर हम देखना शुरू करेंगे, और फिर हम उस पे बात करेंगे कि अगर ये ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो क्या होता है, केस स्टडीज़ किस तरह से आपने रिपोर्ट पढ़नी है। तो अभी हम लोगों ने पहले 3 लेक्चर्स में सिर्फ ये समझा है कि किडनी काम कैसे करता है। तो हमने इसका बिल्कुल जनरल ओवरव्यू लिया है। अगर हम इसको मज़ीद
बहुत डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर इसको एनाटॉमी के लेक्चर्स में देखना होगा। ये हमारे बेसिक जनरल लेक्चर्स था जो 3 लेक्चर पहले दिए, ताकि आपकी बेस बन जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी सवाल आपके ज़हन में है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो यू आर वेलकम टू